हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जयवर्धन और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस चैप्टर के इस वन शॉट के अंदर फुल्ली एनसीईआरटी डिटेल्ड कवर रहेगी और इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमें कोशिश रहेगी कि हम हर कॉन्सेप्ट को आपको एकदम अच्छे से समझाएं। इसके अलावा सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर एकदम बेसिक चैप्टर है जो कि हमें आगे चैप्टर्स के अंदर भी काम आता है। तो शुरू करते हैं। कम से कम टाइम में हम इसको पूरा करेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम पढ़ते आ रहे हैं ये छोटी क्लास से भी कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, आपको आता ही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल इवन लार्जेस्ट। कहते हैं कि जो हर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल इवन लार्जेस्ट, यानी कोई भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। ओनली सिंगल सेल। ओके। Life of a living organism start from zygote when there is fertilization between egg and sperm. There after fertilization zygote is formed। और जाइगोट क्या है? वो सबसे छोटा सेल है जिसे जो लाइफ है उसकी स्टार्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को। उसकी लाइफ किससे शुरू होती है? एक लिविंग सेल जो सबसे छोटा सेल है, जाइगोट से। जाइगोट किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। अब हम देखते हैं सेल डिवीजन के अंदर ग्रोथ होती है। और ग्रोथ किस प्रकार होती है? एक जैसे मान लीजिए एनिमल ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो ग्रोथ होती है तो किस प्रकार होती है? सिंगल सेल जाइगोट है उससे शुरू हो रही है ग्रोथ। और जाइगोट तो एम्ब्रियो से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये सिर्फ क्या हो रहा है? सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी उसके डिवीजन से हो रहा है। कैसी हो रही है सेल की ग्रोथ? मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये सेल है। इस सेल में क्या होगा? डिवीजन करना है इस सेल को। हम पूरे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो इस सेल को डिवीजन करना है तो सबसे पहले ये क्या करेगा? अपने अंदर ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करके अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। फिर ये क्या करेगा? दो सेल अपने जैसे बनाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा और ये जो दो सेल होंगे ये इसके सिमिलर होंगे। यानी ये फर्स्ट सेल था, इसने इसके अपने जैसे दो सेल बना दिए डिवाइड होकर। और इसके अंदर पहले क्या हुई? ग्रोथ हुई। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? जिसके अंदर सेल के अंदर डिवीजन होता है उसको रिप्रोडक्शन यहाँ पे बोला गया है। तो बोला गया है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन इसलिए होता है ताकि बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। यानी जितना ज़्यादा डिवीजन होगा, एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है कि हमें जो ओल्ड टिश्यू या डैमेज टिश्यू होते हैं उन्हें रिप्लेस करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंजरी होती है, किसी भी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर इंजरी हो रही है, तो जब उसकी बॉडी के अंदर इंजरी होती है तो जो सेल्स डैमेज होते हैं वो सेल्स वापस रिप्लेस भी किए जाते हैं। तो ये सेल डिवीजन होता है वहाँ पे। और ये सेल डिवीजन वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए होता है ओल्ड या डैमेज्ड सेल्स को। जो ओल्ड सेल्स होते हैं उन्हें भी रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन किया जाता है। अब देखते हैं थर्ड रीज़न क्या है। थर्ड रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर एग। ये दोनों क्या हैं? गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और इनके फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन होता है। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन सेल आर स्टेप्स इन विच सेल हैव इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के साथ साथ सेल के अंदर क्या हो रहा है? साइज भी बढ़ रहा है, साथ साथ में इसके नंबर ऑफ डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं।
एक से दो सेल बन रहे हैं यहाँ पे, साथ में ग्रोथ भी हो रही है। सो दिस इज सेल डिवीजन। लेकिन अब हम इसको पूरी एकदम फिजिक्स के अंदर डिवाइड करके डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन, वो देखते हैं। रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लिकेशन का मतलब कॉपी और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का रिप्लिकेशन यानी डीएनए का रिप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है? तो सभी सेल्स के पास डीएनए होता है, सेल है, सेल के पास एक डीएनए होता है जो उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो डीएनए है, इस डीएनए को जब सेल डिवाइड होगा तो दो सेल्स यानी एक सेल जब दो में डिवाइड हो रहा है तो इस सेल के डिवाइड होने पर जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट था, वो डीएनए का अमाउंट भी क्या हो रहा है? रिप्लिकेट हो रहा है, यानी डीएनए का अमाउंट भी बढ़ रहा है। एक सेल में पहले इतना डीएनए था, अब इस एक सेल के अंदर इतना डीएनए और हो गया, यानी एक जितना डीएनए इस सेम अमाउंट में डीएनए और बढ़ गया। और ये जब डीएनए बढ़ जाता है तो ये दोनों सेल में इस सेल के डीएनए को डिवाइड कर दिया जाता है, और यही क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन। तो सेल के डिवीजन के जो सेल का डिवीजन जब होता है तो सेल के डिवीजन के वक्त जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन कर दिया जाता है। इसलिए तब जब सेल डिवाइड करता है तो दोनों सेल्स को इक्वल अमाउंट में डीएनए मिल सके, इसलिए सेल का डिवीजन किया जाता है। ऐसे तो होता नहीं है कि ये डीएनए है, डीएनए को आधा आधा कर दिया और उसके अंदर बिना रिप्लिकेशन के दो दो सेल्स में बांट दिया गया तो आधी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए डीएनए को पहले रिप्लिकेट किया जाता है यानी उसकी कॉपी बनाई जाती है, फिर दो सेल्स में बांट दिया जाता है। यही क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए रिप्लिकेशन है ये सेल के जो डिवाइड होता है उससे पहले होता है, यानी सेल है, सेल डिवाइड हो रहा है उससे पहले ही इसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। और ये कब होता है? ये होता है एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर। इंटरफेज का जो एस फेज है उसके अंदर होता है, ये हम आगे देखेंगे फिजिक्स के बारे में। तो इस फेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है जो कि सेल के डिवीजन से पहले होता है, अकर्स बिफोर द सेल रिप्रोड्यूस और डिवाइड्स। DNA replication and cell growth must occur in proper coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny। तो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो सेल ग्रोथ के साथ साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे के यानी साथ साथ में होना चाहिए, ताकि डीएनए का रिप्लिकेशन जब सेल ग्रोथ के वक्त हो तो डिवीजन के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, यानी एंश्योर करेक्ट डिवीजन, अच्छे से डिवीजन हो पाए सेल का। जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट डीएनए जाना चाहिए। तो साथ में जब सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने पे इसके अंदर डीएनए का अमाउंट भी साथ में रिप्लिकेट हो रहा है, और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर होना चाहिए ताकि करेक्ट डिवीजन हो सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। बिफोर डिवीजन सेल डुप्लीकेट्स द सेल ऑर्गेनेल्स, यानी ये सेल है, ये सेल अब डिवीजन कर रहा है, उससे पहले इस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं? अभी ये सेल है, इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये रिप्लिकेट करते हैं, अपनी जैसी कॉपियां बना लेते हैं। डुप्लीकेशन होता है इस सेल की ऑर्गेनेल्स के अंदर, ताकि दोनों जो सेल बने हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, उनके अंदर सेम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो जा सके। दोनों सेल के अंदर जो पहले वाले सेल से बने हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन किया जाता है ताकि दोनों को सेल ऑर्गेनेल्स मिल सके। इंक्लूडिंग डीएनए एंड साइटोप्लाज्म, डीएनए का तो रिप्लिकेशन किया जाता है, ये सेल डिवाइड होता है, साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर और ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका भी रिप्लिकेशन किया जाता है सेल के अंदर। और ये क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है? ये सेल है, सेल के अंदर ये डीएनए है, डीएनए पहले सेल के अंदर क्या होगा? साथ में सेल के अंदर ग्रोथ भी चल रही है, और ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है? डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पहले डीएनए के अंदर एक ही क्रोमेटिड है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे इनिशियली यहाँ पे क्रोमेटिड है, ये सेल का कंडेंस फॉर्म है, ये नहीं होता है इनिशियली, ये सीधा डी कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा रहता है, ऐसे इस प्रकार, ऐसे नहीं होता है। लेकिन समझने के तौर पे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये डीएनए है और ये इसका क्या है? क्रोमेटिड है। और ये जब डीएनए डबल होगा तो सेल की ग्रोथ भी चल रही है साथ साथ में, और जब सेल ग्रोथ के साथ साथ जो सेल का डीएनए रिप्लिकेट हो जाएगा, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, एक से दो हो गई, एक बार ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए का अमाउंट है वो बढ़ रहा है, एक से दो हो गई। अब ये जो दो सेल में डिवाइड होगा पहला सेल, तो इसको क्या मिलेगा? इक्वल अमाउंट में डीएनए मिल जाएगा।
ठीक है, ये है डीएनए रिप्लिकेशन। अब हम आते हैं सेल साइकिल पे, जो कि मेन यहाँ से चैप्टर चालू हो रहा है। सेल साइकिल, यहाँ से चैप्टर चालू हो रहा है आपका मेन सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? जो पूरा 1 से 2 में सेल डिवाइड हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 जब सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल की जब सेल डिवीजन के वक्त क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार सेल डिवीजन हो रहा है, यही सेल साइकिल है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सेल साइकिल है, ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी सीधा नहीं, अपनी जो बॉडी है एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है ताकि सेल साइकिल को प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर किया जा सके। ठीक है, एंड इट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग विच अ सेल सिंथेसिस डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल के अंदर ग्रोथ होती है और फिर सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी सेल डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल के अंदर। तो ऐसे सेल साइकिल के अंदर ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, इनको हम पढ़ेंगे अभी। Although cell growth, cytoplasmic increase is a continuous process, but DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle, which is S phase. यानी कि सेल ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज तो चल ही रहा है, साथ में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ डीएनए का सिंथेसिस भी होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है, वो एस फेज के अंदर होता है, हमने देखा ही अभी। और द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, यानी डीएनए रिप्लिकेशन के बाद, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज ऑल इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यानी कि ये हम सेल साइकिल को बोलते हैं कि जब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो ये दोनों सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के अंदर होता है, और ये सेल साइकिल के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम समझ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और यही मेन चैप्टर के अंदर हमारा मेन जो है, यही हमारा एम रहेगा कि सेल डिवीजन कैसे हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं, ये चैप्टर के अंदर बताया गया है। और जेनेटिक कंट्रोल, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन प्रोटीन कुछ होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और ये इनके तहत होता है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के फेजेस के बारे में। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस यानी सेल साइकिल को हमने कुछ इवेंट्स में या फेजेस में बांटा गया है, और ये जो इवेंट्स हैं ये दोहराते रहते हैं सेल के अंदर। ये इवेंट्स है, ये सेल जब 1 से 2 बन गए तो 2 से 4 होने में ये इवेंट्स दोहराते रहते हैं सेल के अंदर। और सेल साइकिल के अंदर ये कुछ इवेंट्स होते हैं, G1, S, G2, G0, फिर M फेज। M फेज के अंदर ये इतने फेज हैं, और फिर साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेल डिवीजन के अंदर जब फेजेस की बात करते हैं तो G1, S और G2 को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। G1, S, G2 को कंबाइंडली इंटरफेज बोला जाता है। और एक G0 फेज भी होता है। G0 फेज में क्या होता है, G0 फेज में ग्रोथ डिवीजन नहीं होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन G1, S और G2 के अंदर डिवीजन के लिए जो होता है वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, G1, S, G2 के अंदर। और M फेज के अंदर डिवीजन होता है। ये सबसे पहले तैयारियां की जाती है, प्रिपरेटरी फेज है, ये हम देखेंगे अभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम सेल साइकिल के ड्यूरेशन की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर 24 घंटे में से सेल साइकिल को 24 घंटे में से हम बांट देते हैं 2 भाग में। 24 घंटों को 2 भाग में बांट दिया। कैसे? 24 घंटों को हमने 2 भाग में बांट दिया। जैसे सेल साइकिल के 2 फेज है, इंटरफेज और एम फेज, वैसे ही हमने इसको 2 भागों में बांटा है, एक एम फेज के अंदर और एक इंटरफेज के अंदर। इंटरफेज क्या करता है, 23 आवर्स लेता है, लेकिन एम फेज 1 आवर लेता है। और ये हम ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन देखते हैं। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन ह्यूमन सेल में कितना है, 24 आवर्स। यीस्ट के अंदर 90 मिनट, और बैक्टीरिया जैसे इकोलाई की बात करें तो 20 मिनट्स। फिर हम बात करते हैं कि नर्व सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स और हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है कि नर्व सेल एंड हार्ट सेल्स डू नॉट डिवाइड। और नर्व सेल्स और हार्ट सेल जो डिवाइड नहीं होते हैं उनके बारे में हमने देखा था कि G0 फेज होता है उनके लिए।
ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में किस प्रकार जी नॉट फेज को बोला गया है यहाँ पे कि 9 सेल और 8 सेल को जी नॉट फेज में ले जाया जाता है और वो डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं। जी नॉट यानी कि नॉट डिवाइड, नॉट डिवीजन। तो नर्व सेल्स और 8 सेल्स एक्सिबिट जी नॉट फेज। सो फेजिस की अब हम बात करें सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल के फेजिस की बात करें तो फेजिस हमने दो फेजिस के अंदर बांटा है सेल साइकिल को, इंटरफेज और एम फेज। Interphase is also known as resting phase or preparatory phase. Means no cell is actually divided but the cell prepare for its division. यानी इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि रेस्टिंग फेज है ये और ये प्रिपरेटरी फेज है, क्योंकि इसके अंदर सेल का डिवीजन नहीं होता है। सेल का डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सेल का डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे सेल के डिवीजन से होने से पहले सेल के अंदर कुछ तैयारियां की जाती है, सेल के अंदर प्रिपरेशन की जाती है उसके डिवीजन से पहले, और ये जो प्रिपरेशन की जाती है इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, और डिवीजन ना होने के कारण रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इंटरफेज ऐसा फेज है जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही होता है। जैसे 24 आवर्स लगते हैं सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन के अंदर, तो इसको हमें 23 आवर्स देने पड़ेंगे, किसको? इंटरफेज को। और 1 आवर देना पड़ेगा हमें, किसको? एम फेज को। 1 आवर टू एम फेज। और इंटरफेज की जब हम बात करें तो इंटरफेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल डिवाइड होता है एम फेज में। इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, हमने देख लिया 23 घंटे तो इसको ही देने पड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, लॉन्गर टाइम के लिए होता है इंटरफेज। In this phase, cell prepares for its division, like increase in size, in cell growth occur, as well as DNA replication occur during this phase, so it is a growth phase. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन की जाती है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल में ग्रोथ होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन किया जाता है ताकि दोनों सेल जब डिवाइड हों तो दोनों सेल जो बने उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जा सके, और इस फेज के अंदर ग्रोथ होती है, इसलिए हमने इसको ग्रोथ फेज बोला है। This phase occur in between two successive M phases. कैसे? इंटरफेज है भाई, ये इंटरफेज है। इंटरफेज के अंदर क्या हो रहा है, जो इंटरफेज है ये G1S और G2 के अंदर बांटा गया है, और ये क्या है, एम फेज। तो एम फेज जब पूरा हो जाता है तो एम फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G1 फेज। ये कुछ ऐसे इस प्रकार चल रही है जिसके अंदर एम फेज के बाद आ गया G1 फेज, और G1 फेज किसका भाग है, इंटरफेज का, इसलिए ये एम फेज के बाद में चालू होता है और एम फेज से पहले पूरा हो जाता है। एम फेज से G2 फेज पहले आ गया एम फेज से, तो यही एम फेज से पहले पूरा हो जाता है। तो इसको हम प्री माइटोटिक फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। It is significant to note that in 24 hours average duration of human cell division proper lasts for only about an hour। 20 आवर में से 23 आवर्स तो किसको दिए जा रहे हैं, इंटरफेज को, और 1 आवर एम फेज को। सो 24 आवर्स में से 1 आवर ओनली दिया जा रहा है एम फेज को, और 95% टाइम इंटरफेज को दिया जा रहा है। Interphase is metabolically a most active phase, but no division occur, and interphase is subdivided into 3 phases। interphase को 3 phases में बांटा गया है, G1S G2। G1 गैप 1 भी होता है, गैप 2, और S फेज के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है यानी कुछ बन रहा है, तो इसको हमने सिंथेसिस फेज बोला है। और ये क्या है, पोस्ट माइटोटिक फेज है, और ये प्री माइटोटिक फेज। कैसे, यहाँ पे एम फेज है, एम फेज पूरा हो रहा है, पूरा होने के बाद G1 फेज आ रहा है, तो ये क्या है, पोस्ट माइटोटिक फेज है, दिस इज पोस्ट माइटोटिक फेज। और G2 फेज है वो पहले आ रहा है एम फेज से, तो इसको हमने क्या बोला है, प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, पोस्ट और प्री आपको समझ आ गए, एम फेज से पहले और एम फेज से बाद में होने वाले G1 और G2 को हमने क्या बोला है, प्री माइटोटिक और पोस्ट माइटोटिक।
अब हम बात करते हैं इंटरफेज के सब फेजेस की, G1S और G2 की, कि भाई इंटरफेज के अंदर हमने देखा ग्रोथ होती है, सिर्फ डिवीजन नहीं होता है, और सेल के अंदर प्रिपरेशन की जाती है डिवीजन के लिए। अब हम देखते हैं ये डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन है ये 3 फेज में की जाती है, G1S और G2 में। तो इन तीनों को अब हम देखते हैं। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज इज इन बिटवीन M फेज एंड S फेज, यानी G1 फेज के बाद कौन सा फेज आता है, S फेज, और जब M फेज पूरा होता है तो G1 फेज चालू होता है। इसलिए हमने G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज बोला है क्योंकि एम फेज के बाद में चालू हो रहा है, और इसको प्री सिंथेटिक फेज बोला है क्योंकि एस फेज से पहले आ रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रोज एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रिप्लिकेट डीएनए। इस फेज के अंदर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। G1 फेज में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। सेल एंड न्यूक्लियो साइज इंक्रीजेस। सेल है, सीधी सी बात है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ में न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज होगा। इसलिए सेल एंड न्यूक्लियस साइज इंक्रीजेस एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। किसके अंदर, G1 फेज में। मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स एंड इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। G1 फेज के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, रिप्लीकेट हो रही हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है, डबल हो रही हैं। लेकिन लेकिन इस G1 फेज में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जिनका डिवीजन या जिनका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। वो कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडीज। एंड इनका रिप्लीकेशन होता है G2 फेज में। वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड, RNA, ATP, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। तो G1 फेज में अगला फेज कौन सा आ रहा है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन, और डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए अमीनो एसिड, RNA और ATP और प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड, RNA, ATP और प्रोटीन्स को बनाने का जो काम है बायोमोलिक्यूल्स का, वो G1 फेज में होता है ताकि डीएनए का सिंथेसिस हो सके। और हम बात करें इंटरफेज के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज की, तो लॉन्गेस्ट फेज की जब बात करते हैं तो उसके अंदर लॉन्गेस्ट फेज के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज में आए तो वो होता है G1 फेज। S phase. S phase is the DNA replication occurs, thus called synthesis phase, and histone proteins are formed. तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और डीएनए के रिप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पे एस फेज के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स का वर्क हम देखेंगे आगे। लेकिन और एस फेज के अंदर हम बात करें तो एस फेज में एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड आ जाते हैं। ये लाइन को हम समझेंगे, समझने वाली चीज़ है, बेसिक्स है जो हमें आगे भी काम आते हैं, तो देखेंगे हम इस लाइन को। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन्स आर फॉर्म, डीएनए रिप्लिकेशन अकर, और एस फेज में क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड आते हैं, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, ये हम देखेंगे अभी। और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। पहले जो सेल था उसके अंदर डीएनए का अमाउंट ऐसे था, अब उस सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रिप्लिकेशन होके अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। और सेंट्रियोल का भी डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन किया जाता है साइटोप्लाज्म में। जो सेंट्रियोल है उसका मेन रोल है, हम देखेंगे, तो उसके लिए सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन किया जाता है एस फेज में। तो एस फेज में सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। तो आपको एक बार ये मेमोराइज करना है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किया जाता है और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसका रिप्लिकेशन जरूरी है। और स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। तो इन द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इफ इट इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। यानी कि सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट पहले 2C था, अब क्या हो रहा है, डीएनए का अमाउंट रिप्लिकेट होके 4C हो रहा है। ठीक है, ये बताया गया है, और इसको हम डिनोट करते हैं तो 4C से डिनोट करेंगे। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल है डिप्लॉयड टू एन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम 2n। यानी कि हमने बताया क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का जो अमाउंट है वो तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं इसके अंदर डीएनए का अमाउंट डबल होने के साथ साथ सेल के अंदर डिवीजन नहीं हुआ है, तो क्या
होता है कि प्लोइडी जो होती है वो सेम रहती है 2n, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए है वो अभी तक सेल में पड़ा है, डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए इसको 2n माना जाएगा। ना कि हम इसको बोल सकते हैं n या 4n या ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये 2n ही माना जाएगा क्योंकि इसकी प्लोइडी सेम रहेगी इवन आफ्टर डीएनए का रिप्लिकेशन। S phase marks the phase of DNA replication and chromosomes duplication. S phase marks the phases of DNA replication and chromosome duplication. It means duplication in chromosome, chromosome के अंदर DNA का replication. फिर आता है G2 phase. G2 फेज में क्या होता है? इट इज द फेज बिटवीन S फेज एंड M फेज। पहले कौन सा आ रहा था? G1 फेज, फिर कौन सा आ रहा है? S फेज, और फिर कौन सा आ रहा है? G2। अब G2 फेज की बात करें तो G2 फेज S फेज के बाद में आ रहा है और G2 फेज M फेज से पहले आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज या सेकंड ग्रोथ फेज और गैप 2। इसके अंदर भी क्या हो रहा है? सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस ग्रो हो रहा है, एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस। मेन चीज यहाँ पे एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग G2 फेज। प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे थे, लेकिन G2 फेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनते हैं जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स किसका काम करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे बहुत मेन रोल होता है, वो हम देखेंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर or spindle formation occurs by the tubulin protein with the help of them, and during G2 phase tubulin protein synthesis in preparation for mitosis while cell growth continues and mitochondria plastid undergoes division। जो हमने देखा था कि G1 फेज के अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं हो रही थी डुप्लीकेट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, इन वो G1 फेज में रिप्लीकेट नहीं हो रही थी, वो अब G2 फेज में रिप्लीकेट होती हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं G0 फेज पे। हमने G1S और G2 फेज देखा, लेकिन हमने बोला था कि एक G0 फेज भी होता है। G0 फेज के अंदर हमने बोला था, तो हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन किसके अंदर नहीं होता है? नर्व सेल और हार्ट सेल्स के बारे में हमने बात की थी। तो नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स के बारे में हमने जो बात की थी, हमने बोला था डिवीजन नहीं होता है, और डिवीजन ना होने वाला फेज कौन सा है? G0 फेज है। यानी वो जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और जो हार्ट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? G0 फेज को एग्जिबिट करते हैं। इसलिए डिवीजन ना होने के कारण इसको क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है। और यहाँ पे some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, for example heart cells and neurons and permanent tissues, and many other cells divide only occasionally as need to replace cells that have been lost because injury or cell death। यानी इन सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जब कोई भी इंजरी होती है तो डिवीजन होता है। तो इन सेल्स को हमने G0 फेज के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव इफ दे डोंट एग्जिबिट द डिवीजन बट दे आर ऑल्सो मेटाबॉलिकली एक्टिव। और जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं उन्हें G0 फेज में डाल दिया जाता है। ये इनएक्टिव स्टेज है और इसको इसमें डाल दिया जाता है G0 फेज में। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है। फिर आता है M फेज। M फेज, अब हमने इंटरफेज की बात की कि इंटरफेज के अंदर ये G1S और G2 के अंदर क्या हो रहा था? प्रिपरेशन हो रही थी। अब M फेज जब आ रहा है तो M फेज के अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, और M फेज को आप देख पा रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी डिवीजन होने में तो क्या लग रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, लेकिन जब सेल की ग्रोथ हो रही है, तो इसको इंटरफेज में बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए एम फेज की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एम फेज के अंदर एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको सबसे कम यानी अप्रॉक्स 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल का टाइम ही चाहिए। तो देखते हैं एम फेज को, इसको डिवाइडिंग फेज बोला जाता है और इसको दो भाग में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। Karyo means nucleus, cytoplasm. The division of cytoplasm is cytokinesis or karyokinesis is division of nucleus.
अब हम कुछ बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं कि किस प्रकार हम एम फेज़ को चालू करने से पहले एक बेसिक्स के रूप में हम समझ लेते हैं ताकि हमें आगे अच्छे से समझ आए। तो हम देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज़। कैसे होता है? ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? 1 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम, इसको हमने लेबलिंग दी है फर्स्ट और सेकंड क्रोमोसोम्स की, ठीक है? अब इन 2 क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए है और डीएनए क्या हो रहा है अब रिप्लिकेट हो रहा है। क्या हो रहा है अब? क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेट हो गया स्पेस के अंदर, तो ये एक और क्रोमेटिड बन जाएगा। इसको ये एक क्रोमेटिड पहले कितना था? एक था ऐसे। अब इसका जब अमाउंट डीएनए का डबल किया तो ये 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे एक ही क्रोमोसोम के। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे कुछ इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहा है? सेम, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है लेकिन क्रोमेटिड का नंबर भी बढ़ रहा है, लेकिन ये क्रोमोसोम का नंबर सेम है। अभी क्रोमोसोम फर्स्ट ही है, ये क्रोमोसोम अभी डिवाइड नहीं हुआ है, ये क्रोमोसोम अभी एक ही है, ठीक है? और अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है? एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है, लेकिन डिप्लॉइड सेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम की एक 2 कॉपी होती है, एक पेरेंट से, एक पेरेंट फादर और एक फ्रॉम पेरेंट मदर। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर ओनली 1 कॉपी, 3 chromosomes and in which single copy of each chromosome, और क्रोमोसोम नंबर n प्लॉइडी n है और 3 क्रोमोसोम है और अमाउंट ऑफ डीएनए भी यहाँ पे C होता है। लेकिन डिप्लॉइड सेल के अंदर 2 कॉपी है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। एक ही क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 6। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे क्या होता है? 2C होता है। मोनोड एंड डायड कंडीशन, मोनोड और डायड कंडीशन को हम बात करें तो ये एक क्रोमेटिड है। इस क्रोमेटिड के अंदर ये क्या है? डीएनए है। और जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक ऐसे मान लीजिए आप, ये एक ऐसे क्रोमेटिड है, इसके अंदर एक ये डीएनए है, डीएनए का रिप्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, और जैसे ही डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो ये दूसरा क्रोमेटिड भी बन जाएगा। और जब ये दूसरा क्रोमेटिड बनेगा तो ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये डीएनए के रिप्लिकेशन की वजह से बना, तो ये एक ही क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे जो कि वापस डिवाइड हो जाएंगे। जब सेल डिवीजन होगा तो वापस इसका एक ही क्रोमेटिड रह जाएगा, दोनों सेल्स में बांट दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार होता है। तो ये क्या है? डायड कंडीशन, और ये क्या है? मोनोड कंडीशन। अब हम डिवीजन के टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यानी किसी भी तरह का डिवीजन है वो तैयारियां नहीं की जा रही है, उससे पहले रिप्लिकेशन किसी भी ऑर्गेनेल का नहीं किया जा रहा है, सीधा क्या हो रहा है? सीधा डिवीजन हो रहा है, डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। यानी कि ये सेल है, इसके अंदर डिवाइड हो गया तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, इसका अब ये दूसरे जो सेल बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं? इससे साइज में भी छोटे हैं और ऑर्गेनेल्स का भी आधा आधा डिवाइड कर दिया। और ये क्या है? अमाइटोसिस है, ये जनरली प्रोकैरियोट्स में होता है। एंड इट इज़ अनइक्वल डिवीजन, यानी सेल पहले ऐसा था जिसके अंदर कोई भी तरह ग्रोथ नहीं हुई, और जब ये डिवाइड होगा तो सेल जो बनेंगे वो सेल छोटे छोटे बनेंगे। सेल की मान लीजिए पहले इतना बड़ा था, फिर इसको आधा आधा कर दिया तो बिना ग्रोथ के ये क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे, और ये इसके सिमिलर नहीं होंगे। सीधी सी बात है, तो ये डायरेक्ट डिवीजन है और अनइक्वल डिवीजन है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में इनडायरेक्ट डिवीजन है, यानी सेल है, इसको पहले ग्रो किया जाएगा फिर डिवाइड होगा, इसलिए इनडायरेक्ट डिवीजन है और इक्वल डिवीजन है, और ये सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर होता है। लेकिन मियोसिस की बात करें तो ये भी इनडायरेक्ट और इक्वल है, बट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर होता है गैमेटोजेनेसिस में। क्यों? गैमेटोजेनेसिस स्पर्म की बात करें तो क्या होता है? एन होता है, और ओवोमाइट की बात करें तो वो भी क्या होता है? एन होता है। लेकिन सोमेटिक या पार्ट्स के, जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली बॉडी की बात करें तो क्या होती है? डिप्लॉयड होता है ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर, लेकिन स्पर्म एंड एग होते हैं वो क्या होते हैं? एन होते हैं, तो उनके अंदर मियोसिस होती है और माइटोसिस इन सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, फिर आता है एम फेज। एम फेज अब हम बात करते हैं कि एम फेज क्या है? माइटोटिक फेज है, माइटोसिस होता है, इसलिए हम इसको डिवाइडिंग फेज या फिर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, इसलिए हम इसको एम फेज बोलते हैं और शॉर्टेस्ट फेज है।
दिस इज शॉर्टेस्ट फेज, यानी सिर्फ 1 आवर का टाइम लग रहा था, हमने अभी देखा था, इसलिए क्या है एक शॉर्टेस्ट फेज है फेज। और इसके अंदर फेज के अंदर डिवीजन अकर होता है माइटोसिस या मियोसिस से। लेकिन पहले हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे, फिर मियोसिस देखेंगे। पहले माइटोसिस देखेंगे एम फेज के अंदर, फिर मियोसिस देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें 2 बार दिए गए हैं माइटोसिस और मियोसिस। पहले माइटोसिस देखेंगे। तो एम फेज सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ क्रोमोसोम रिप्लिकेशन एंड एंश्योर इट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम था पहले 2 क्रोमेटिड इसके बने थे, उसको क्या कर देगा, अब सेपरेट कर देगा। और ये 2 क्रोमेटिड हैं, ये वापस क्या हो जाएंगे, एक एक क्रोमेटिड हो जाएंगे। और डीएनए की एक एक कॉपी रहेगी एक सेल में। फिर जब वापस सेल क्या करेगा, डिवाइड करने की सोचेगा, तो उसके पास क्या होगा, वापस रिप्लिकेशन होगा। तो वापस ही क्रोमेटिड, एक कॉपी थी, अब क्रोमेटिड के अंदर वापस डीएनए रिप्लिकेशन होगा तो 2 कॉपी बन जाएंगी। इस प्रकार क्या होता है, एम फेज का वर्क होता है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है और जब जो क्रोमोसोम्स हैं उनका रिप्लिकेशन हो जाता है, और जब सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का डिप्लिकेशन किया जाता है तो उसके बाद सेल को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो 2 सेल बना सके। और ये क्या है, एम फेज है। और डिवीजन के अंदर 95% ऑफ टाइम लगता है, यानी कि सिर्फ 1% ऑफ 1 आवर लगता है टोटल आर में से, जितना 24 आवर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, ह्यूमन सेल का। ऐसे होता है इसके अंदर डिवीजन। और ये क्या है, 5% टाइम लगाता है सिर्फ, टोटल टाइम का 5%, यानी 24 आवर्स की बात करें तो सिर्फ 1 आवर इसको दिया जाता है। और एम फेज सेपरेट्स द प्रोडक्ट ऑफ क्रोमोसोम, हमने देख लिया। देयर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीधी सी बात है, सेल डिवाइड हो रहा है तो सबका जो रिप्लिकेट हुए थे उनका इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और ये सबसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, क्या है, ड्रामेटिक फेज, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि एम फेज के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे इंटरफेज के अंदर तो सीधा सा यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी और डीएनए का रिप्लिकेशन वगैरह हुआ था, सीधी सी बात थी। लेकिन एम फेज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कितनी सारी डिवीजन के लिए किया जा रहा है, कितनी सारी चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है, और यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको ड्रामेटिक फेज भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, यानी सेल जब ऑर्गेनेल्स को रिप्लिकेट करेगा तो उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। और इसको 2 भाग में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में देखते हैं क्या होता है, डिवीजन के अंदर सबसे पहला फेज आ रहा है प्रोफेज। इसके अंदर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज और फर्स्ट फेज है एम फेज का। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन या क्रोमोसोमल जो मटेरियल था, ये सेल है। इस सेल के अंदर ये जो मटेरियल है क्रोमेटिन हम जिसे बोलते हैं, ये डीएनए है, डीएनए को अनटेंगल्ड फॉर्म है, जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है, इस फॉर्म को हमने क्या करना है, अब इस फॉर्म को हमें अब डीएनए के अंदर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स के अंदर कंडेंस कर देना है। तो अब ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ऐसे क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में है, और ये कंडेंस हो रहा है किसके अंदर, ऐसे इस प्रकार की फॉर्म में हो जाएगा। और ये किसके अंदर हो रहा है, प्रोफेज में हो रहा है। और इसके अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हो रहा है। और इसके अंदर और क्या किया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं, वो टुगेदर सेंट्रोमेयर पे होते हैं। यानी कि जब हमने देखा था कि सेल के अंदर ग्रोथ हो रही थी तो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, तो यहाँ पे जो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था वो ऐसे हो जाएगा कि ये जो 2 क्रोमेटिड हैं ऐसे इस एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे, और दोनों के अंदर इक्वल इक्वल अमाउंट में डीएनए को बांट दिया जाएगा। जो डीएनए पहले कुछ इस फॉर्म में था उसको अब ऐसे अरेंज कंडेंस कर दिया जाएगा उस डीएनए को, मटेरियल को उसके। अब हम आगे देखते हैं तो क्या आता है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड एंड अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसे बोला जाता है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड है, इसके अंदर ये अटैचमेंट है, ये इसको सेंट्रोमियर है। और फिर बात करें थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, यानी ये क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, ये ऐसा। अब क्या हो जाएगा, इसकी थिकनिंग और शॉर्टनिंग की जा रही है, यानी कुछ ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा। और थिकनिंग और शॉर्टनिंग की जा रही है तो ऐसे, इसको बोले हैं कंडेंसेशन। आगे देखें,
और centrosome and centriole which had undergone duplication during interphase of S phase and begins to move toward opposite poles of the cell। हमने क्या देखा था, S phase के अंदर क्या हो रहा था, एस फेज के अंदर क्या हो रहा था कि जो सेंट्रियोल है उसका डिप्लीकेशन हो रहा था और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प कर रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल का काम। अब मेन काम कहाँ आ रहा है, प्रोफेज में सेंट्रियोल का काम आ रहा है। तो हम देखेंगे कि सेंट्रियोल है वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको सेंट्रियोल बोला है हमने, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है और अपोजिट पोल्स पे जाता है। हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, उससे पहले थ्योरी देख लेते हैं। और इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। प्रोफेज के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो अर्ली प्रोफेज की जब हम बात करते हैं, अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या है, ये डीएनए का जो मटेरियल है वो कुछ ऐसा है, और ये जो डीएनए का मटेरियल है या भी कंडेंसेशन इसका नहीं हुआ है, सीधा पड़ा है। और ये क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल इज इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या करता है, यहाँ अब पोल्स की तरफ जाने लगता है, ऐसे पोल्स की तरफ जाने लगता है। और जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो इसके पास क्या होते हैं, ये जो एस्टर्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, एस्टर्स किसके साथ, एस्टर्स विद द स्पिंडल फाइबर्स माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, और ये एस्टर है इस सेंट्रोसोम के ऊपर, और ये क्या कर रहा है, अब पोल्स की तरफ जा रहा है। और पोल्स की तरफ जा रहा है तो इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ये साइटोप्लाज्म में है अभी, और जब ये साइटोप्लाज्म में है अभी, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रोमोसोम था, हमने देखा था कि यहाँ पे डीएनए कुछ इस प्रकार पड़ा था, और अब ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो गया और 2 क्रोमेटिड आ गए इसके ऊपर। क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, तो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ तो एक क्रोमेटिड था, फिर वापस डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ 2 क्रोमेटिड हो गए। तो ये 2 क्रोमेटिड यहाँ पे आ गए, किसके अंदर है, ये आ गए हमारे पास प्रोफेज के अंदर। और यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। फिर साथ में ये जो सेंट्रोसोम है, ये देख सकते हैं आप, पोल्स की तरफ आ रहा है। और ये जो पोल्स की तरफ आ जाता है तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है, इनका क्या काम होता है हम देखेंगे। और जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है तो फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी डिसॉल्व होने लगती है। तो लेट प्रोफेज की बात करें हम, यानी अब प्रोफेज खत्म होने वाला है, तो प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट होने में। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब क्या होने लगती है, गायब होने लगती है, अब यहाँ पे नहीं रहती है। और क्यों नहीं रहती है वो भी हम देखेंगे। फिर ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे इसका स्पिंडल फाइबर अब फुल्ली अटैचमेंट के लिए ग्रो हो जाते हैं। ये क्या लाइन बोलती है हम देखेंगे, ये आगे वाले फेज के अंदर आता है। तो प्रो फेज के अंदर हम देखते हैं कि सीधा सीधा क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन गए, सेंट्रोसोम पोल्स की तरफ आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है। ये क्या है, लेट प्रोफेज। और एस्टर्स, और हम बात करें स्पिंडल फाइबर की, तो यहाँ पे जो एस्टर्स होते हैं वो एस्टर सेंट्रोसोम के ऊपर एस्टर्स थे, एस्टर्स विद द स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, विद स्पिंडल फाइबर एस्टर्स कंबाइंडली नोन एज माइटोटिक एपरेटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है, ये थ्योरी दे रखी है वापस। और सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको एस्टर्स बोला गया है। और टू एस्टर विद टुगेदर स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटर्स। और ये क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिसअपियर होती है आफ्टर प्रोफेज। और इसके अंदर हमें और क्या बताया गया है कि जो सेंट्रोसोम है वो पोल्स की तरफ जाता है, और एंड ऑफ प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप फुल्ली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और ये क्या है, साइन है कि प्रोफेज अब कंप्लीट हो रहा है। और स्पिंडल फाइबर आर नाउ लॉन्ग इनफ टू एंटर द फॉर्मर न्यूक्लियर एरिया। कैसे, ये हम देखेंगे अभी मेटाफेज में। अब मेटाफेज आता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज क्या है, इसके अंदर फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम कैसे, कि यहाँ पे थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम बन जाते हैं, और क्रोमोसोम है उनका अब हम एकदम मॉर्फोलॉजी की स्टडी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अब फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं और फुल्ली अभी यहाँ पे अपनी लास्ट फेज में है कि अब उनको डिवीजन के लिए रखा गया है, लेकिन अब लास्ट फेज में वो एकदम कंडेंस हो चुके हैं। ये किस में होता है, मेटाफेज में। इसलिए मेटाफेज को बेस्ट फेज बोला जाता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए और उसके नंबर एंड साइज को देखने के लिए।
यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमने देखा था कि प्रोफेज में ही क्या हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। नाउ वी आर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो चुका है, तो क्या है, मेटाफेज की शुरुआत है और स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यानी कि जब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्या थे, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेंगे। अब ये क्या होता है, मेटाफेज के अंदर, इनिशिएशन के अंदर हम देखते हैं मेटाफेज के अंदर ऐसा होता है। और स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पे अब स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का क्या काम होता है वो हम देखेंगे। तो काइनेटोकोर बन जाता है सेंट्रोमियर पे, किसके अंदर, मेटाफेज में। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर बन गए, प्लस यहाँ पे दीज स्ट्रक्चर सर्व है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा, हम देखते हैं, ये पूरी थ्योरी देर के उसको समझते हैं पहले कि क्या हो रहा है कि अब ये जो पहले न्यूक्लियर एनवेलप थी वो क्या हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्लोट करने लगेंगे, कुछ ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो सेंट्रोसोम था जो यहाँ पे पोल्स की तरफ आ गया था, अब ये पोल्स की तरफ आने के बाद में जो इसके स्पिंडल फाइबर थे, वो स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर है वहां पे अटैच हो जाएंगे। काइनेटोकोर ऑफ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम हैव द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के बाद में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक मेटाफेज के अंदर एकदम बीच में ऐसे इक्वेटोरियल लाइन है जिसे हमने मेटाफेजिक प्लेट बोला है, वहां पे आ जाएंगे। किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर जब अटैचमेंट हो गया यहाँ पे तो उसकी मदद से यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। तो मेटाफेज के अंदर इतना ही होता है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर थे, वो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हो रहा है, काइनेटोकोर पे अटैचमेंट हो रहा है, और वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन यानी कि मेटाफेजिक प्लेट पे आ रहे हैं। इतनी ही बात हम देखते हैं मेटाफेज में। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज के अंदर ये थ्योरी दे रखी है, उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और ये शॉर्टेस्ट फेज है सबसे माइटोसिस का। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सेंट्रोसोम है, इसके जो स्पिंडल फाइबर थे, अब इनकी आप देख पा रहे हैं लेंथ है वो शॉर्ट हो चुकी है। यानी कि पहले जो ये क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार अलाइन थे और इसके पास दो क्रोमेटिड थे। अब ये क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड रहेगा और ये जो सेंट्रोमियर है ये भी आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होंगे, तो उधर जाने लगेगा क्रोमोसोम के क्रोमेटिड। यानी क्रोमोसोम के क्रोमेटिड था, पहले क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड थे, ऐसे ऐसे थे दो क्रोमेटिड, और अब ये क्रोमेटिड क्या करेंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये उधर जाएंगे तो क्रोमेटिड के जो टेल हैं, हम बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड जब आगे से हैं वो ऐसे पीछे से खींचा जाएगा, स्पिंडल फाइबर ऐसे खींचेंगे, तो इसको जब खींचा जाएगा तो ये कुछ ऐसा शेप दिखाएगा अपना, ऐसा दिखाएगा। और ये क्या हो रहा है, एनाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड थे, जो क्रोमेटिड कुछ इस प्रकार अटैच थे, वो क्या हो जाएंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद दोनों दूसरे पोल्स की तरफ सेंट्रोसोम के द्वारा खींच लिए जाएंगे। और पहले जो क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड थे जिसके अंदर डीएनए का अमाउंट डबल था, अब क्या होगा, अब डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा इस फेज के अंदर, और जो सेंट्रोमियर है वो भी यहाँ पे आधा आधा बन जाएगा, क्रोमेटिड आधा आधा बन जाएगा। तो क्रोमेटिड क्या होगा, अब एक एक क्रोमेटिड दोनों तरफ जाने लगेगा एक क्रोमोसोम का, ताकि क्या हो सके, अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेल को आधा डिवाइड कर दिया जाएगा। जब ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे तो इस सेल को आधा आधा डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये हम देखते हैं टेलोफेज में। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिड पोल्स की तरफ जा रहे हैं जो सेंट्रोसोम ने खींच लिए, और क्रोमेटिड्स का आधा आधा सेपरेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, लास्ट फेज है, और इसके अंदर थ्योरी के अंदर मेरे को ऐसे लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसे आपको देखने वाली बात है।
हम समझ सकते हैं सीधी सी कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, कि जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है अब क्या करेगा, इसको क्रोमेटिड को जब खींच लेगा तो वो जो पहले यहाँ पे जो क्रोमेटिड थे उसके अंदर जो डीएनए था वो डीएनए क्या था, कंडेंस था। अब टेलोफेज के अंदर वो डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए का जो मटेरियल है वो क्या होगा, कंडेंस था वो अब क्या हो जाएगा, डी कंडेंस होकर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और कुछ इस प्रकार बन जाने के बाद जब यहाँ पे सेंट्रोसोम से उसका अटैचमेंट हट जाएगा और जब ये दोनों तरफ दोनों क्रोमेटिड ऑफ वन क्रोमोसोम चले जाएंगे तो ये जो दो सेल बने हैं इन दोनों सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उस क्रोमेटिन को बांट दिया जाएगा। उस डीएनए के जो मटेरियल था उसको दोनों सेल में क्रोमेटिड को आधा आधा बांट दिया जाएगा और फिर जो क्रोमेटिड थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे और ये क्या है, फिर इसको बांट आधा आधा मतलब ऐसे सेल को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलोफेज के अंदर अब क्या बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। और ये हमने बात की है टेलोफेज यानी टेलोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है, प्लोइडी वही है, 2n का 2n रह रहा है और ये जो सेल है वो सेल क्या रह रहा है, सेल वहां पे माइटोसिस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए आ रहा है, मियोसिस की तरह हाफ नहीं हो रहा है डीएनए का अमाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस टेलोफेज के अंदर क्या हुआ, दोनों तरफ चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे सेल का एक्चुअल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे सेल यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अब वापस क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जब ये टेलोफेज कंप्लीट होगा तो ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा आधा आधा और दोनों तरफ जो क्रोमेटिड चल गए थे वो अब डीकंडेंस होकर दोनों सेल में डिवाइड कर दिए जाएंगे और ये आधा आधा होने के बाद दो सेल बन जाएंगे और दोनों सेल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल आ चुका है। फिर यही क्या है, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो दो सेल में बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम प्लांट सेल के अंदर किस प्रकार डिवीजन होता है। तो प्लांट सेल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल रिजिड होने के कारण क्या होता है कि ये जो मेटाफेजिक प्लेट जैसे हमने देखी थी, एम फेज के अंदर मेटाफिजिक प्लेट हमने देखी थी कि यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट बन रही है, क्या बन रही है, मेटाफिजिक प्लेट बन रही है। लेकिन वैसी ही एक प्लेट यहाँ पे क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या करती है, अंदर से बाहर की तरफ जाती है यानी सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करती है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सेल वॉल रिजिड है तो बाहर से अंदर तो आ नहीं सकती, इसलिए अंदर से बाहर जाएगी तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ मूवमेंट है। और जब ऐसा होगा तो ये बीच में एक वॉल बन जाएगी, प्राइमरी वॉल, यानी ये सेल की वॉल मान लीजिए आप, सेल वॉल बन गई और ये बीच में जब बन जाएगी दोनों के तो ये क्या हो जाएगा, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा और सेल डिवाइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार प्लांट सेल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल डिवीजन होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर बाहर से अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल टाइप होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं होती है तो वहां पे अच्छे से डिवीजन हो सकता है, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ होता है ताकि वो एकदम अच्छे से डिवीजन हो सके कुछ इस प्रकार। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल है इसलिए अंदर से बाहर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल। अब हम आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो इनडायरेक्ट डिवीजन होता है माइटोसिस में और इक्वल डिवीजन होता है, और ये हमने देख ही लिया था ऊपर। इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर बात करें तो हमें अब कुछ ऐसे पढ़ने वाली जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो माइटोसिस है उसका फुल प्रोसेस देख लिया और हमें पता ही है कि इसके अंदर प्लोइडी सेम रहती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो आधा आधा बांट दिया जाता है और पहले रिप्लिकेशन होता है, ये हमने सब देख लिया। अब हम बात करें एबनॉर्मल माइटोसिस की तो वो क्या होता है वो देखते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एबनॉर्मल माइटोसिस यानी जहाँ पे एबनॉर्मल माइटोसिस यानी सही से नहीं हो रहा है वो कैसे है, उसके हम तीन देखते हैं, तीन टाइप हैं। जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस किया जा रहा है यानी सेल को न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस हो गया तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आ गए, लेकिन यहाँ पे अब साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होने के लिए यहाँ पे जब दो न्यूक्लियस हैं तो साइटोकाइनेसिस भी होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता और वो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हैं जिनका कैरियोकाइनेसिस हो गया था, तो इसकी सेल की प्लोइडी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। वैसे हम बात करें एंडोमाइटोसिस के अंदर, तो यहाँ पे दिस इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे भी क्या होता है, डिवीजन जो होता है सेल का, डिवीजन होने से पहले, डिवीजन जो होता है वो डिवीजन हुए बिना ही न्यूक्लियस को डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन के बिना ही क्या कर दिया जाता है, डुप्लीकेशन किया जाता है क्रोमोसोम्स का, जिससे क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे तो पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। इसे हमने एंडोमाइटोसिस बोला है। और फिर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि एओमाइटोसिस किसे बोला जाता है। Omatosis is a term coined by Fleming and first described by Robert Remarque in RBCs of chick embryo. अमाइटोसिस सीधी सी बात है, सेल है, सेल के अंदर डिवाइड हुआ, सेल के अंदर डिवाइड होने के बाद में सेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर सीधा डिवीजन हो गया, सेल के अंदर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हुई, जिसलिए जो अब इसके डॉटर सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेल्स का आधा आधा बांट दिया गया। और ये क्या है, एबनॉर्मल माइटोसिस तो हम नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अमाइटोसिस है जिसके अंदर सीधा डिवीजन किया जा रहा है, जो कि एक सही नहीं है, इसलिए हमने इसको अमाइटोसिस बोला है। अब हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, मियोसिस के अंदर हम कहते हैं कि भाई सीधा सीधा माइटोसिस हो रहा है, उसके अंदर बाद में क्या बन जाएंगे, ये क्रोमेटिड था, इस क्रोमेटिड के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रिप्लिकेशन होकर 2 क्रोमेटिड बन गए। 2 क्रोमेटिड बन जाने के बाद में क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड 1 और 1' के 2 क्रोमेटिड अब बन चुके हैं। और माइटोसिस के अंदर तो इन दोनों को क्रोमेटिड को आधा आधा बांट दिया जा रहा था, लेकिन यहां पे क्या होगा कि क्रोमोसोम के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन द सेल 1 और 1', तो यहाँ पे सेल को इनके डिवीजन के बिना ही, मियोसिस के अंदर क्या होता है, इन क्रोमेटिड के डिवीजन के बिना ही सीधा सेल को बांट दिया जाता है, यानी कि सीधा सेल को डिवीजन कर दिया जाता है, सीधा सेल का डिवीजन होता है। यानी कि ये जो क्रोमेटिड है, सेल के अंदर 2 क्रोमेटिड है, डिवीजन हुआ था, रिप्लिकेशन हुआ था, जिससे क्या हुआ था, क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड बन गए थे। यहाँ पे क्रोमेटिड के अंदर डीएनए है, डीएनए का अमाउंट डबल है। अब क्या किया जाएगा, इसको सेल को सीधा बांट दिया जाएगा, यानी सीधा माइटोसिस में क्या हो रहा था, क्रोमेटिड को आधा आधा बांट दिया जा रहा था, जिससे क्या रह रही थी, प्लोइडी सेम रह रही थी। लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। मियोसिस के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम को सीधा बांट दिया जा रहा है, 1 को और 1' को, यानी एक सेल के अंदर या तो 1 मिलेगा और 1' मिलेगा, एक सेल के अंदर दोनों 1 और 1' नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही हम जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड है 2n है, यानी एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, 2 कॉपी है यानी 1 और 1' है वो एक क्रोमोसोम में चला जाएगा, एक सेल में चला जाएगा, और 1 है वो एक सेल में चला जाएगा, यानी एक सेल को 1 मिला, एक सेल को 1' मिला, तो कितने मिल गए, एक सेल में 23 सेल आ गए। और यही हम देखते हैं कि मियोसिस के अंदर प्लॉइडी हाफ हो जाती है, अब ये सेल के पास n ही क्रोमोसोम रहेंगे, कॉपी एक ही रहेगी, ऐसे डिवीजन हो जाएगा कि क्रोमेटिड तो वैसे ही है, लेकिन पहले 1 और 1' के बीच में डिवीजन हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे एक एक जो कॉपी थी सेल की, क्रोमोसोम की जो कॉपी बनी थी, उनका बीच में जो माइटोसिस हो रहा था वैसे मियोसिस में नहीं हो रहा है, और सीधा यहाँ पे प्लॉइडी हाफ हो रही है, इसलिए क्रोमोसोम जो इसके कॉपी है उनके बीच में डिवीजन हो गया। ठीक है, ये मियोसिस 1 है, सीधा डिवीजन हो रहा है, ये मियोसिस 1 है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, ये जो क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमेटिड है जो अब हाफ हाफ हो गए थे, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या है, मियोसिस सेकंड को सीधा सीधा आप माइटोसिस मानिए, ये क्या है, माइटोसिस है, मियोसिस सेकंड इज माइटोसिस।
और जब मियोसिस सेकंड हो रहा है तो ये जो क्रोमेटिड है इनको हाफ हाफ कर दिया जाएगा, यानी एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड थे, अब उनको एक क्रोमोसोम को दो क्रोमेटिड थे उनको दोनों सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिस वजह से इसकी विप्लोइडी एन रहेगी, इसकी विप्लोइडी एन रहेगी, और इसकी जो दो क्रोमेटिड थे वन डैश के वो भी हाफ हाफ डिवाइड कर दिए जाएंगे, एन एन। तो ये क्या बन जाएगा अब, एन और एन, दो चार डॉटर सेल बन जाएंगे एक ही सेल से। मियोसिस की खास बात क्या है, यहाँ पे चार डॉटर सेल्स बनते हैं, प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल्स, और क्रोमोसोम नंबर हाफ थे, यानी 46 से 2n था, 2n से यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं मियोसिस के अंदर, वो कुछ इस प्रकार ही आते हैं। अब हम बात करते हैं मियोसिस के अंदर मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड की। मियोसिस वन के अंदर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। लेकिन मियोसिस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड के अंदर वापस वही प्रोफेज वन, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड ऐसे हो रहा है। लेकिन पहले हम देखते हैं प्रोफेज वन के अंदर क्या हो रहा है। प्रोफेज वन के अंदर क्या हो रहा है, तो प्रोफेज वन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेज वन के अंदर भी सेम वही क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है। पहले कुछ ऐसा था, अब कंडेंसेशन हो रहा है, सेम है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये क्या होता है, प्रोफेज को 5 सब फेजेस के अंदर बांटा गया है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या है, 3 2 5 जो सब फेजेस हैं इनके बीच में बांटा गया है प्रोफेज को, जिसके अंदर पहले क्या हो रहा है, लिप्टोटीन के अंदर ये क्रोमेटिन है, इसका कंडेंसेशन हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम के अंदर कंडेंसेशन हुआ, तो ये जो क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमेटिड पहले से इसके अंदर क्या हो रखा था, पहले से रिप्लिकेशन तो हो रखा था। अब क्या हुआ, लिप्टोटीन है, लिप्टोटीन के अंदर इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये जो अभी फुल्ली कंडेंस नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये बुके स्टेज भी बोलते हैं लिप्टोटीन को, बुके स्टेज, यानी कि यहाँ पे अटैचमेंट का जो स्टेज होता है वो एक जैसा होता है, वो इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे, लेकिन लिप्टोटीन के अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो कंडेंसेशन है वो नहीं हो रहा है। फिर जाइगोटीन के अंदर जब हम जाते हैं तो कंडेंसेशन हो चुका है। अब यहाँ पे जो क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड हैं, इनके बीच में क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम हैं और इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक सिनेप्टोनेमल नाम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका क्या काम है, ये जब ये जो क्रोमोसोम है इनको अब आपस में ज्वाइन होना है, यानी कि आपस में ज्वाइन होने के लिए बीच में क्या आ जाता है, एक सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ताकि ये जो सेंट्रोमेयर है दोनों का, उनके बीच में रिपल्शन ना हो, इसलिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ, और इसको हमने क्या बोला, जाइगोटीन। फिर आता है पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, पैकाइटीन के अंदर ये जो जाइगोटीन था उसके अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था और सेंट्रोमेयर थे, वो रिपल्शन ना हो इसलिए ये डेवलप किया गया था। अब ये जब क्रोमोसोम को हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवाना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, आप ये 12th क्लास के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये जेनेटिक्स की जो यूनिट है उसके अंदर आप ये टोटली आप एकदम डिटेल में पढ़ते हैं किस प्रकार क्रॉसिंग ओवर होता है और कैसे ये जो पूरा है प्रोसेस है। लेकिन हम इसके अंदर अभी छोटी सी बात देख लेते हैं कि एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर ये जो डीएनए है इसके जो एक स्पेसिफिक पार्ट को हम बोलते हैं जीन, और ये जो जीन है उस जीन का क्या है, इन दोनों बीच क्रोमोसोम के बीच में क्या करवाया जा रहा है, ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज जब हो रहा है तो इसे हमने क्या बोला, क्रॉसिंग ओवर बोला। और ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए कट होके इसके अंदर आ रहा है और इसका इसमें आ रहा है, ये वेरिएशन लाता है, और इनहेरिटेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की मदद से ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये अपने पास में, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था ये इन दोनों के पास में आने से इनको बचा रहा था, सेंट्रोमेयर के रिपल्शन को रोक रहा था। और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, दोनों एक एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। आप वर्डिंग को पकड़िए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 और 1 डैश, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो क्रॉसिंग ओवर है वो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों जो क्रोमेटिड है ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में किया जाता है।
और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इनके बीच में क्या होता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हमने क्यासमेटा बोला है। और ये पैकाइटिन के बाद में आता है डिप्लोटिन, उसके अंदर होता है डिप्लोटिन के बाद में डाइकाइनेसिस के अंदर अब हम देख पा रहे हैं कि जब ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया क्रॉसिंग ओवर के बाद में, तो आप देख पा रहे हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इसमें और स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इसमें आ चुका है। और यही क्या होता है, डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल जाता है। और ये 5 सब फेजेस हमने प्रोफेज 1 के देख लिए। फिर हम देखते हैं, ये हमें थ्योरी की कोई ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि हमने सब थ्योरी वही लिखी हुई है कि कैसे हो रहा है, हमने वो सब देख लिया। अब हम देखते हैं मेटाफेज 1। प्रोफेज के बाद मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे हैं। सेम है जो कि हमने माइटोसिस के अंदर देखा था, वो सेम प्रोसेस है कि कैसे इसके अंदर डिवीजन हो रहा था, वो सेम ही क्या हो रहा है, सेम ही मियोसिस के अंदर हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हो रहा है। जैसे हमने माइटोसिस के अंदर देखा था टीलोफेज तक की कैसे प्रोसेस हो रहा था, कैसे डिवाइड हो रहे थे, जैसे प्रोफेज के अंदर मेटाफेज के अंदर ये मेटाफिजिक प्लेट पे आ रहे थे, जैसे ये प्रोफेज के अंदर यहाँ पे कंडेंस हो गए थे। सेम जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के अंदर भी। तो सबसे पहले मियोसिस सेकंड का हम बात देखेंगे, पहले मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो सेम मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज माइटोसिस की तरह रहेंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा, फिर जब मियोसिस सेकंड आता है तब तक यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम था। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे क्या था, ये जो क्रोमेटिड थे ये कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया गया था मियोसिस फर्स्ट के अंदर। और ये अब 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम दोनों सेल के अंदर आ जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। और मियोसिस सेकंड के अंदर जब हम बात करते हैं तो मियोसिस सेकंड के अंदर हम बताते हैं कि ये जो सेल था उसके 2 क्रोमेटिड थे। मान लीजिए फर्स्ट सेल है, फर्स्ट क्रोमोसोम है सेल का, और यहाँ पे ये जो सेल बना था उसके अंदर ये जो क्रोमेटिड थे ये फर्स्ट क्रोमोसोम के हैं। अब मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड हैं ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और जब ये सेल डिवाइड होगा तो दोनों के पास में क्या होगा, एक क्रोमेटिड आ जाएगा कुछ इस प्रकार। और ये एन एन, और ऐसे ही 1 डैश क्रोमोसोम के साथ भी होगा। ये 2 क्रोमेटिड वाला 1 डैश क्रोमोसोम है, इसके साथ में भी 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे एन एन। इस प्रकार क्या बने, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे एन एन प्लॉइडी वाले। और ये क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड के अंदर कुछ इस प्रकार हो रहा है। ये हमने चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि एक हम बोल सकते हैं फुल्ली एनसीईआरटी डिटेल कवर है और फुल्ली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हमने एकदम कवर किया है विद बेसिक कवरेज। अब हम इस चैप्टर के बारे में जो भी डीपीपी या क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप चैनल की, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल पे, जिसकी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आप इसको जो वीडियो है इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप आगे आने वाले हर 11th क्लास के टॉपिक के बारे में आपको जो भी वीडियो मिले उसके बारे में आपको सब जानकारी मिलती रहे। और ये जो बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलती रहे, ताकि आपको हर जो टॉपिक है उसकी एकदम डिटेल ऐसी कवरिंग मिल जाए, ताकि आपके लिए आसान हो हर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को पढ़ना और समझना। Thanks.